this is Barkha ma'am, your Aptech Guru. So my dear class 10th students, भाई नए सेशन की नई धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है आपकी अपनी बरखा मैम के साथ में। तो वो सारे स्टूडेंट्स जो सेशन 25-26 में अपने 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं क्लास 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में बेटा जी, तो आज का सेशन उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम श्री गणेश कर रहे हैं क्लास 10th एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बुक कोड 417 का विद द यूनिट नंबर 1। यस डियर स्टूडेंट्स, जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था कि मैम क्लास 10th का आईटी स्टार्ट कर दिया, सीए स्टार्ट कर दिया है, बट व्हाट अबाउट एआई। तो लो भाई, शुरुआत हो चुकी है एआई की भी। सुबह में क्लास 9th का एआई का वीडियो आपने देख लिया था, है ना। आज शाम को जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था ऑन शेड्यूल, अब आपको क्लास 9 to 12 के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर, चाहे आपने आईटी लिया हो, एआई लिया हो, सीएस लिया हो, आईपी लिया हो या सीए लिया हो, सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स अब आपकी बरखा मैम के चैनल पर अवेलेबल है। यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन व्हाट इज यू वेटिंग फॉर, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्यों? क्योंकि अब आपके लिए बहुत सारे अमेजिंग सरप्राइजेस है और बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस हैं जो आपका इंतजार कर रही हैं। तो आज के सेशन में हम क्लास 10th आईटी बुक कोड 417 पार्ट बी का पहला यूनिट कवर करेंगे, इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। और इसके बेसिक्स के बारे में समझेंगे कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, कहां यूज हो रहा है, किस लिए यूज हो रहा है, जो आप हर जगह सुन रहे हो। आजकल आप देख रहे हो ना, हर जगह आपको एआई ही मिल रहा है ना जी। चाहे फिर वो कोई छोटी सी चीज हो या कोई बड़ा सा सॉफ्टवेयर है, कोई बड़ी सी कंपनी या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, या आप आपके घर में ही क्यों ना किसी डिवाइस को यूज करते हो, बट हर जगह आपको एआई सुनने को देखने को मिलता है। तो आखिर ये होता क्या है, किस टर्मिनोलॉजी पर काम करता है, कैसे यूज किया जाता है ना। इसके डेप्थ नॉलेज अब हम क्लास 9-10 से शुरुआत कर चुके हैं। जिन बच्चों ने क्लास 9th में एआई लिया है, क्लास 10th में भी एआई ऑप्ट किया है, आप क्लास 11-12th में भी एआई ऑप्ट कर सकते हो। आगे एआई में फ्यूचर ही फ्यूचर है, बिकॉज टेक्नोलॉजी नेवर एंड्स, है ना। आप क्लास 10th के बाद 11th में एक बार मैथ्स को छोड़ सकते हो, एक बार साइंस को छोड़ सकते हो सब्जेक्ट को, है ना। आप कॉमर्स फील्ड में जाओगे तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स नहीं पढ़ना है, लेकिन बेटा टेक्नोलॉजी बेस्ड एक सब्जेक्ट तो आप दुनिया का कोई सा भी सब्जेक्ट ले लो, उसमें पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। चाहे आप कॉमर्स लो, चाहे आप साइंस लो, चाहे आप ह्यूमैनिटीज लो, चाहे आप कोई सी भी फील्ड में जाओ, टेक्नोलॉजी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पॉइंट मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ठीक है जी। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझने के पहले ये समझो कि हिस्ट्री के टाइम से, जब से इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है ना, जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ है, तब से ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ को इजी और कन्वीनियंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं। आप अपनी लाइफ को कितना इजी और कितना कन्वीनियंट बना सकते हो, उसके लिए हम मशीन्स को, टूल्स को डेवलप करते हैं। तो बस आज इस लेवल पे हम आ चुके हैं कि भाई हम मशीन को चाहते हैं कि वो बिल्कुल ह्यूमंस की तरह ही बिहेव करे, हमारी जगह मशीन्स पूरा काम कर दे, ये हम चाहते हैं आज, ठीक है भाई। हमारे जो भी काम होते हैं रोजमर्रा के, या जो भी आपके ऑफिशियल वर्क होते हैं, व्हाटएवर वर्क, आप चाहते हो कि क्यों ना एक ऐसी मशीन बनाई जाए जो कि आपके इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पर काम करे, जैसे आप चाहो वैसे बिहेव करे, जैसे आप चाहो वैसा डिसीजन ले। तो इसी के लिए हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है जी। और इसका एक सबसे पॉपुलर एग्जांपल आपके हाथ में होने वाला एक डिवाइस जिसका नाम है स्मार्टफोन्स। ये पूरा एआई से भरा हुआ है यदि हम बात करें आज की दुनिया की, ठीक है। तो आज आप अपनी लाइफ को बिना खाए पिए जी सकते हो आराम से, है ना। यदि आपको 2-3 दिन नहीं मिलेगा तो आप आराम से अपनी लाइफ को सर्वाइव कर लोगे, लेकिन क्या बिना फोन के रह सकते हो, बिना अपने स्मार्टफोन के रह सकते हो? नहीं। वाई? बिकॉज आपकी सारी चीजें आजकल स्मार्टफोन में होती है। आपकी जेब में पैसे हो या नहीं हो चल जाएगा, लेकिन आपके मोबाइल फोन में यदि आपने नेट बैंकिंग या आप यूपीआई पे का यूज करते हो तो बेटा जी आप अपने आप में आपके पास सारी चीजें अवेलेबल हैं। तो जो स्मार्टफोन है ना, दिस इज द ग्रेट एग्जांपल, दे आर नो लॉन्गर जस्ट फॉर कॉल्स। अब ये सिर्फ कॉल्स तक के लिए लिमिटेड नहीं है, बट हैव बिकम स्मार्ट कंपेनियंस दैट हेल्प अस इन मेनी वेज, ठीक है। आपको ऑनलाइन शॉपिंग करना है, आपको डोमिनोज से पिज्जा बुलवाना है, आपको गेम्स खेलना है, मूवीज देखना है, आपको कोई घर बैठे कोई ऑनलाइन आपका काम करना है, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, आपको हॉस्टल सर्च करना है, आपको रेलवे के टिकट्स बुक करना है, वॉट एवर वर्क यू वांट ना, आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, विद द हेल्प ऑफ सम वेबसाइट्स, जिसमें ऑटोमेटिकली आपको सारी चीजें मिल जाती है। तो है ना एक बेस्ट कंपेनियन हमारा, राइट। तो आपको ये चीज समझ में आ रही है कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं एआई पर अब डिपेंड होते चले जा रहे हैं, इस टेक्निक पर, इस टूल पर, इस टर्मिनोलॉजी पर, जो कि बहुत ट्रेंडिंग और पॉपुलर दिन पे दिन होती जा रही है, इस पर डिपेंड होते चले जा रहे हैं। आखिर में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है मैम, जो हम दिन रात सुनते हैं,
है ना, ये क्वेश्चन सभी के माइंड में आता है और ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स इसको समझते भी, बट जनरली हम क्या बता देते हैं, हम बता देते हैं एप्लीकेशंस इसके, मैम एआई की मदद से ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो वर्ड से मिलकर बना है, वन इज आर्टिफिशियल एंड अदर इज इंटेलिजेंस। मानते हो? आर्टिफिशियल का मतलब जो नकली होता है, जो मेन मेड होता है, जो ह्यूमन मेड होता है, वो आर्टिफिशियल कहलाता है। तो वही ना, आर्टिफिशियल मीन्स समथिंग मेड बाय ह्यूमंस, जो कि किसने बनाया है, जो कि ह्यूमंस ने बनाया है। एंड इंटेलिजेंस को कैसे डिफाइन करोगे? इंटेलिजेंस क्या होगा? इंटेलिजेंस मतलब कि लर्न टू थिंग्स और कैपेबल टू डू एनी थिंग्स। जब आप किसी चीज को सीखते हो, समझते हो, उस पर अपनी एक्सीलेंस अप्लाई कर देते हो बेटा जी, वो इंटेलिजेंस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आपको आज मैं बता रही हूँ कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये टर्म होती है, आज के पहले आपने जो सुना होगा वो एक अलग होगा, लेकिन आज के इस लेक्चर के बाद आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रॉपर डेफिनेशन, प्रॉपर यूज और क्या एआई है, क्या एआई नहीं है, सब बताओगे। तो आपका एक जो नॉलेज लेवल होगा वो सेशन के बाद में एक अलग ही होगा, देख लेना, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, जो हमारा नॉलेज लेवल है उसको जब हम अप्लाई करते हैं किसी फील्ड में और उसमें जब एक्सीलेंस पा जाते हैं तो बेटा जी वो इंटेलिजेंस होता है, ठीक है। तो इंटेलिजेंस का मतलब मीन्स द एबिलिटी टू लर्न, थिंक एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, कि आप चीजों को सीखते हो, समझते हो, सोचते हो और उस पर्टिकुलर लर्निंग पे बेसिस पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो। दिस इज नोन एज इंटेलिजेंस, ठीक है जी। तो अब यदि आपसे कोई पूछ ले कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटेलिजेंस का क्या मतलब होता है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आई नो दैट कि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, बट जनरली हम इसका आंसर नहीं दे पाते हैं। तो अब आंसर कर पाओगे या नहीं कि भाई इंटेलिजेंस का मतलब होता है एबिलिटी टू लर्न, सॉल्व एंड थिंक द प्रॉब्लम्स, और आपके आसपास एनवायरमेंट में क्या चल रहा है उसको सोचना, समझना और उसके बेसिस पर डिसीजन लेना। दिस इज नोन एज इंटेलिजेंस। ओके, सो इन दोनों वर्ड से मिलकर बना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कुल मिला के अब हमारा मोटिव सिर्फ इतना है कि हम ऐसी मशीन्स बनाएं जो कि ह्यूमंस की तरह इंटेलिजेंट बन सके, ह्यूमंस की तरह सोच सके, ह्यूमंस की तरह समझ सके, ह्यूमंस की तरह डिसीजन ले सके। तो एक तरीके से आप एक आर्टिफिशियल ह्यूमन ही बनाने की कोशिश कर रहे हो। दिस इज नोन एज एआई। ओके जी। सो इंटेलिजेंस फ्रॉम, ये इंटेलिजेंस वर्ड कहां से आया है? इंटेलिगियर वर्ड से आया है। इसका मतलब टू अंडरस्टैंड, चीजों को समझना। नाउ रेफर्स टू द एबिलिटी टू लर्न, रीजन, सॉल्व प्रॉब्लम्स, अडॉप्ट एंड अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज। इट इंक्लूड्स योर क्रिएटिविटी, हैंडलिंग न्यू चैलेंजेस एंड सिचुएशंस। ठीक है जी। अब यदि हम इसको एक्सप्लोर करें, डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है, क्योंकि क्या होता है एग्जाम में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। देखो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, वेराइटी ऑफ पीपल आर हियर। यदि मैं आपके स्कूल के क्लासरूम की बात करूं तो आपके क्लास में भी जो 30-40 स्टूडेंट्स होंगे वो सब भी वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं। सब एक जैसे होते हैं क्या? सबके अंदर एक जैसे थिंकिंग होती है? सबके पास एक जैसी कैपेबिलिटीज होती है क्या? नहीं होती है ना। तो जैसे वैरायटी ऑफ पीपल होते हैं, वैरायटी ऑफ इंटेलिजेंस भी होती है। समझ में आई बात? अब कुछ बच्चे हैं जो कि बहुत ज्यादा अच्छे हैं मैथ्स में, कुछ साइंस में बहुत अच्छे हैं, कुछ डांस बहुत अच्छा करते हैं, कुछ बहुत प्यारा गाते हैं, उनकी आवाज इतनी अच्छी लगती है, कुछ है जो कि चुटकियों में मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका लैंग्वेज पार्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इंग्लिश बोलते हैं, बहुत अच्छा हिंदी में लिखते हैं, कुछ की हैंड राइटिंग्स बहुत सुंदर होती है। तो वैरायटी ऑफ पीपल होते हैं, उनमें वैरायटी ऑफ इंटेलिजेंस होती है ना। तो हमें भी ये इंटेलिजेंस मशीन में डेवलप करनी होती है। समझ में आई मेरी बात? तो लेट अस एक्सप्लोर दिस एट्रीब्यूट्स ऑफ इंटेलिजेंस विद अ फ्यू एग्जांपल्स। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आपको लिख करके आना है, वो अब आपको समझ में आ जाएगा। सो डॉक्टर हॉवर्ड गार्डनर ने इन हिज 1983 बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड, उनकी जो बुक थी 1983 में, उन्होंने फ्रेम्स ऑफ माइंड में 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बताया था। उन्होंने 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस को प्रपोज किया था, जो अलग अलग लोगों में अलग अलग लेवल पर होती है। ठीक है। सो पीपल एक्सेल इन डिफरेंट एरियाज। अब आप अलग अलग एरियाज में एक्सेल करते हो। जैसे मैंने बताया कुछ बच्चों का मैथ्स बहुत अच्छा है कि और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मैथ्स बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, डर लगता है भाई बस कैसे तैसे 10th निकल जाए मैथ्स से, हम तो 11th-12th में मैथ्स देखने भी नहीं वाले। और वहीं कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मैथ्स इतना अच्छा लगता है, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, उनको मैथ्स से प्यार हो जाता है कि भाई ठीक है आगे आप 11th-12th में अपना करियर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर, जो भी आपको बनना है, साइंटिस्ट वगैरह, आप इसी फील्ड में आगे बढ़ने वाले हो। तो डिफरेंट लेवल का इंटेलिजेंस होता है, उसमें जो पर्सन होते हैं वो उसमें एक्सेल करते हैं। तो साइंटिस्ट की बात कर लो, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस की बात कर लो, कुछ ऐसे एथलीट्स होते हैं जिनमें
बेसिकली हम बात करें यहाँ पे तो नेस्थेटिक इंटेलिजेंस होती है, ठीक है। जो पोएट्स होते हैं उनमें लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है, तभी तो वो इतनी अच्छी पोएम्स और वो सारी चीजें लिख पाते हैं, बोल पाते हैं, ठीक है। सो दे हेल्पिंग इन सक्सेड इन देयर फील्ड्स। यही इंटेलिजेंस है जो आपको आगे सक्सेस पाने में हेल्प करती है। अब वो किस 9 टाइप के इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट आ जाता है आपका वर्बल लिंग्विस्टिक, जो आपको स्मार्ट बनाता है, जो आपके वर्ड्स के थ्रू आपको स्मार्ट बनाता है, ठीक है। मीन्स वही आई एम टेलिंग यू कि कुछ ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं या कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जो हिंदी बहुत अच्छा बोलते हैं लिखते हैं, जो इंग्लिश में बहुत अच्छा बोलते हैं लिखते हैं, जिस भी लैंग्वेज में उनका स्किल्स होता है, जिस भी लैंग्वेज में वो मास्टर कर रहे होते हैं बेटा, वो उनका इंटेलिजेंस बन जाता है। तो एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज वेल आइदर इन ओरल और इन वर्बल फ्रॉम विद स्किल्स सच एज रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो हम इसे क्या कहते हैं, लिंग्विस्टिक, वो इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है। वहीं बात करें लॉजिकल मैथमेटिकल, अगेन आई एम टेलिंग जिनका मैथ्स बहुत अच्छा होता है, जिनके लॉजिक्स बहुत सही होते हैं, है ना। आप 10 फ्रेंड्स हो सपोज, और 10 में से कुछ 2 ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके पास हमेशा बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज रहते हैं, तो आप उन्हीं से कंसल्ट करने की कोशिश करते हो, राइट। तो उनके पास लॉजिक्स, उनके पास आइडियाज अच्छे होते हैं। तो बेटा जी ये हर किसी में डेवलप हो जाए ये जरूरी नहीं होता है ना, हर किसी पर्सन में अलग अलग लेवल की इंटेलिजेंस होती है। सो एबिलिटी टू रीजन लॉजिकली, एनालाइज प्रॉब्लम्स, वो आपको सही सॉल्यूशन बताते हैं, आपकी प्रॉब्लम को अच्छे से एनालाइज करते हैं, है ना। कोई भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है उसको बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हैं, तो इसे कहते हैं आप लॉजिक स्मार्ट टाइप इंटेलिजेंस, ठीक है। नाउ नेचर स्मार्ट इंटेलिजेंट, ये क्या होता है, ये नेचुरलिस्टिक होता है, मींस कि आपको नेचर से प्यार होता है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना जिनको गार्डनिंग का बहुत शौक होता है, जो बहुत ज्यादा नए नए प्लांट्स वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एनवायरमेंट बहुत अच्छा लगता है, जो बाहर रहना पसंद करते हैं, हरियाली अच्छी लगती है, ठीक है। तो दिस आर कॉल्ड कि आप प्लांटिंग करना पसंद करते हो, राइट। सो दिस इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड नर्चर नेचर्स एंड लिविंग बीइंग्स, उन्हें वाइल्ड लाइफ से प्यार होता है, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट इज बॉडीली नेस्थेटिक। अब ये क्या होता है, यहाँ पे बात करें तो वो सारे पर्सन्स आते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं, किसमें, जिनको बेसिकली हम बात कर लें जो अपने बॉडी मूवमेंट्स को, ऑब्जेक्ट्स को स्किलफुली कंट्रोल कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स स्किल्स सच एज कोऑर्डिनेशन, बैलेंस एंड दे हैव फाइन मोटर कंट्रोल्स, ओके। इसमें एथलीट्स वगैरह आते हैं, समझ में आई बात। अब हर किसी को स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट नहीं होता है, किसी को बैडमिंटन बहुत अच्छा लगता है, किसी को फुटबॉल बहुत अच्छा लगता है, कोई क्रिकेट से प्यार करता है ना। तो ये सब डिफरेंट टाइप के इंटेलिजेंस और आपके इंटरेस्ट होता है, तो आप उसी में आगे बढ़ने की फिर कोशिश कर रहे होते हो, राइट। नाउ नेक्स्ट इज नेचुरलिस्टिक सेल्फ स्मार्ट पर्सन्स आर आल्सो हियर। सो द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज वंस ओन स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड अंडरस्टैंड वंस थॉट्स एंड फीलिंग्स। अब कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे भी पीपल होते हैं दुनिया में जो ये खुद को पहचानना ज्यादा अच्छे से जानते हैं, मतलब वो नेचुरलिस्टिक होते हैं, है ना। मीन्स हम बात करें उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, खुद को बेटर समझते हैं। और ये जो क्वालिटी जिनमें होती है ना, जो सेल्फ को समझ पाते हैं, जो सेल्फ को कंट्रोल कर पाते हैं, वो दुनिया में हर जंग को जीत सकते हैं, है ना। ये क्वालिटी डेवलप करनी होती है, आती नहीं है बेटा जी, है ना जी। चलिए नेक्स्ट इज पीपल स्मार्ट इंटरपर्सनल, वही कम्युनिकेशन स्किल्स की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास में हर चीज का सॉल्यूशन होता है, बस वो एक बार बोल दे हमारा काम हो जाता है, या बात करके ही आपको आधी चीजों का सोल्यूशन मिल जाता है, होता है जनरली। अब ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग नहीं है, बट कुछ ऐसे होते हैं जो आपको मिल जाते हैं कहीं ना कहीं। आपके क्लास में कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं, आपके पेरेंट्स में हो सकता है कि आपकी मदर बहुत अच्छी हो, जो आपको हर चीज को सॉल्यूशन बताती हो, आपको बहुत अच्छे से समझती हो, ठीक है। तो इसमें काउंसलर्स आते हैं, टीचर्स आते हैं, लीडर्स आते हैं, दे आर इंटरपर्सनल। उनका कम्युनिकेशन का तरीका इतना बेस्ट होता है कि आपको आधी चीजों का सोल्यूशन वही मिल जाता है। नेक्स्ट इज म्यूजिकल इंटेलिजेंस। अब कुछ बच्चे म्यूजिक में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बढ़िया पियानो गिटार वगैरह बजाते हैं। अब हर कोई नहीं कर सकता, ये भी इंटेलिजेंस किसी किसी में ही होती है। अंडरस्टैंड, सो दिस रिफर्स द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड पिच, टोन एंड क्रिएट म्यूजिक एज वेल एज रिकॉग्नाइज पैटर्न्स, रिदम्स एंड साउंड्स। वहीं बात कर ले विजुअल स्पेशियल पिक्चर स्मार्ट, तो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स या कुछ ऐसे भी पर्सन होते हैं जो बेसिकली आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट रखते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट में, मतलब बहुत सुंदर सी ड्रॉइंग, बहुत सुंदर सी पेंटिंग बनाते हैं। कुछ भी उनको बनाने को बोल दो, कैसा भी स्केच बोल दो, बस वो कुछ ही सेकंड्स में बना देंगे। आपको एक आई भी बनाना नहीं आएगा, लेकिन वो पूरा फेस ड्रॉ करके दे देंगे, है ना, हूबहू आपकी शक्ल का। तो वो भी एक क्वालिटी, वो भी एक इंटेलिजेंस होती है जो कि हम अलग से स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो इसको आप बोल सकते हो कि एबिलिटी टू अंडरस्टैंड डायमेंशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स लाइक हाइट, डेप्थ, ब्रेड्थ एंड बीइंग एबल टू प्रोसेस दैट इन आर्किटेक्चर और आर्ट लाइक पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स एंड मॉडल्स, राइट। आजकल फोटोग्राफी वगैरह में भी आप देखते हो कि हर किसी को इंटरेस्ट होता है, लेकिन कुछ ही है जो बहुत बेस्ट फोटोग्राफी करते हैं, है ना जी। नाउ नेक्स्ट इज एग्जेंशियल, तो ये 9th टाइप की इंटेलिजेंस पे हम आ चुके हैं। एबिलिटी टू डीप फिलोसॉफिकल थिंकिंग,
about the origin of humans, purpose of life, great thinkers possess this intelligence। अब कोई जो deep thinkers होते हैं, जो great thinkers होते हैं, जो हर किसी चीज को बहुत सोच समझ के करते हैं, तो they have this essential intelligence। ओके, सो होपफुली आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया कि बेटा कितने टाइप की इंटेलिजेंस होती है और हर एक पर्सन के पास में डिफरेंट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस होता है। तो जब हमारे पास अलग अलग लेवल ऑफ इंटेलिजेंस होते हैं तो हम भी मशीन को उसी तरीके की इंटेलिजेंस देने की कोशिश करते हैं। हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हम एक ऐसा मॉडल, एआई मॉडल या एक ऐसा एआई मशीन बनाए जिसमें सारे टाइप के इंटेलिजेंस आप डेवलप कर सकते हो, जो अपने आप में बहुत टफ होता है ना। ऐसा मशीन डेवलप करना है। और मशीन डेवलप कैसे करना है, मशीन कैसे बिहेव करती है। आपने बहुत सारे रोबोट्स भी देखे होंगे, है ना, रोबोटिक मूवीज आपने देखी है बहुत सारी, आजकल तो एआई बेस्ड मूवीज भी बनने लगी। ये एक्चुअल में होता कैसे है ना। तो ये सब समझने के पहले ये समझो कि जब भी आप किसी भी चीज के बारे में, इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हो, तो आप अपनी इंटेलिजेंस के बाद की प्रोसेस क्या होती है। इंटेलिजेंस की बाद की प्रोसेस होती है कि आप डिसीजन लेना सीख जाते हो। ठीक है, आपको किसी भी चीज का नॉलेज है, ठीक है, नॉलेज आ गया, नॉलेज आप अप्लाई करोगे, कहीं तो अप्लाई करोगे। आपका मैथ्स बहुत अच्छा है तो आपने एग्जाम कंडक्ट किया, आपने अपनी एग्जाम दिया, 10th का एग्जाम दिया, 9th का एग्जाम दिया, तो आपके मैथ्स में बहुत बढ़िया मार्क्स आ गए। तो आपने एक डिसीजन लिया। क्या डिसीजन लिया कि मैम आप 10th के बाद 11th 12th में भी मैं मैथ्स ही लेने वाला हूं। आई एम टेकिंग जस्ट एन एग्जाम्पल। सपोज आप कंप्यूटर साइंस में बहुत बढ़िया हो, आपको 6-7 से ही कोडिंग का, प्रोग्रामिंग का बहुत इंटरेस्ट है, तो आपने 6 में भी कंप्यूटर पढ़ा, 8th में भी लिया, 9th में भी आपने एआई ले लिया। अब आपको रोबोटिक्स में जाना है क्योंकि आपका इंटरेस्ट है। आपने 10th में भी, 9th में भी बहुत बढ़िया मार्क्स आपने अचीव किए हैं आपके एआई में, कंप्यूटर साइंस में। तो अब आपने ये डिसीजन ले लिया कि आपको 11th 12th में भी कंप्यूटर साइंस लेना है, आपको डेटा साइंस, डेटा इंजीनियर, एआई एमएल इंजीनियर यही बनना है ना, क्योंकि आपका इंटरेस्ट उसमें, आपकी इंटेलिजेंस उसमें। तो हम क्या करते हैं, जब हमारे पास नॉलेज होता है तो उस नॉलेज को हम इंटेलिजेंस में कन्वर्ट करते हैं और वही इंटेलिजेंस के बेसिस पर फिर हम डिसीजन लेना स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही मशीन्स में भी होता है। मशीन्स को भी आप ट्रेन करते हो। जब मशीन ट्रेन होना शुरू करती है तो मशीन इंटेलिजेंट बनती है, और मशीन जब इंटेलिजेंस बन जाती है तो बेटा जी वो डिसीजन लेना शुरू कर देती है। जैसे एक छोटे से बच्चे को आप कैसे रेडी करते हो। जब आप छोटे थे तो आप नर्सरी में थे, केजी 1 में थे, केजी 2 में थे, आपका इंटेलिजेंस लेवल कम था, है ना। और धीरे धीरे जैसे आप 6th 7th 8th 9th में आए हो, तो 9th में आके आप ये देख सकते हो कि आपका जो आज इंटेलिजेंस लेवल है वो किस लेवल का है। 10th में आके आप ये देख पा रहे हो कि आप 10th में आ चुके हो, तो बेटा जी आपका इंटेलिजेंस लेवल किस लेवल का है। तो मेरी बात समझ में आ रही है। तो आफ्टर इंटेलिजेंस हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर फॉलो करते हैं। तो ट्रू असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, आपकी जो इंटेलिजेंस है उसका जो असेसमेंट है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर ही होता है। ठीक है, कि कोई भी पर्सन किसी सिचुएशन में डिसीजन लेना कैसे समझता है या कैसे लेता है वो डिसीजन राइट होता है, रॉन्ग होता है ना, वो बेसिकली आपके इंटेलिजेंस को ही चेक किया जाता है यहाँ पर। तो सेम हम यहाँ पर मशीन्स के लिए भी करते हैं। इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग अ सिचुएशन, गैदरिंग इंफॉर्मेशन, इवैल्यूएटिंग अवेलेबल ऑप्शंस, कंसीडरिंग पोटेंशियल आउटकम्स एंड सिलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स फॉर एक्शन बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स। अब डिसीजन लेने के लिए भी बहुत सारी स्टेप्स होती हैं। आप ऐसे ही कोई भी डिसीजन नहीं ले लेते हो, ठीक है क्या। तो यहाँ पर एक थिंकिंग स्किल्स को आपको फॉलो करना होता है। तो कोई भी डिसीजन जब आप लेते हो तो उसकी कुछ 7 से 8 स्टेप्स होती है। ये समझ लेना, ये एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। What are the steps to taking decision या how machine takes decision, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो जस्ट लाइक अ ह्यूमन, जैसे ह्यूमंस डिसीजन लेते हैं वैसे ही हम मशीन को भी ट्रेन कर रहे होते हैं डिसीजन लेने के लिए। ठीक है जी। तो पहला स्टेप होता है कि भाई डिसीजन आपको लेना क्यों है, क्या प्रॉब्लम थी या क्या क्राइटेरिया, किस बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है। तो पहले तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद में उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करने की कोशिश करो। कलेक्ट करने के बाद में आप उसके पोटेंशियल सॉल्यूशंस को सर्च कर सकते हो, है ना, कि ये प्रॉब्लम है, ये डेटा हमने उसके बेसिस पे कलेक्ट किया है, तो अब इस बेसिस पे आपको क्या क्या सॉल्यूशंस दिख रहे हैं। अब उन सॉल्यूशंस में से आप कंपेयर करो कि बेस्ट सॉल्यूशंस कौन सा होगा। जैसे ही कंपेयर कर लेते हो तो आपको बेस्ट सॉल्यूशन मिल जाता है। उस बेस्ट सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट करके डिसीजन में आप कन्वर्ट कर लेते हो और ऐसे आप एक प्रॉपर डिसीजन तक पहुंच जाते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आप ही को कहूं मैं कि आफ्टर 10th के बाद 11th में आपको कौन सा स्ट्रीम सिलेक्ट करना चाहिए, है ना। तो अभी ये बिगेस्ट प्रॉब्लम बच्चों को फेस करनी है। मतलब अभी तो आप 10th में हो, लेकिन अभी से आपको टेंशन लग गई होगी कि यार 11th में क्या लूंगा मैं। जो बच्चों के माइंड में क्लियर है कि मुझे 11th में कॉमर्स में जाना है, साइंस में जाना है, मेरा इंटरेस्ट इस फील्ड में, तो वो तो सॉर्ट आउट है, वो तो वही करेंगे, है ना। लेकिन कुछ अभी भी पैनिक होंगे और इस चीज को लेकर सोच रहे होंगे कि भाई 11th में आखिर क्या हमें सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ इतना है कि 10th में आपके मार्क्स कैसे
कैसे आते हैं, यदि आप साइंस में आगे बढ़ना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट साइंस में है, तो साइंस के मार्क्स देखो, आपका इंटरेस्ट देखो, तो इसके बेसिस पे फिर आप डेटा को कलेक्ट करना शुरू कर देते हो। सपोज आपने सोच लिया कि भाई 11th-12th के बाद अब आपको कौन सा कॉलेज सिलेक्ट करना चाहिए, तो आप पूरे इंडिया में बेस्ट कॉलेजेस को सर्च करोगे, इंटरनेट से सारे डेटा को कलेक्ट करोगे, और डेटा निकालने के बाद में आप फिर कंपेयर करोगे कि यार मैंने 4 कॉलेजेस सिलेक्ट किए, इन चारों में बेस्ट कौन सा है, किसमें आपको सारी फैसिलिटीज मिल रही है, कहां आपको हॉस्टल रूम्स मिल रहे हैं, कहां पे आपको फूड वगैरह की फैसिलिटी मिल रही है, किस कॉलेज में आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, किस कॉलेज में फीस कम है, कहां कैंपसेस आते हैं। तो ये सारा डेटा आपने कलेक्ट करने के बाद कंपैरिजन किया। अब आफ्टर कंपैरिजन आप एक बेस्ट सॉल्यूशन तक पहुंचे। तो जिस कॉलेज में आपको सारी फैसिलिटीज मिल रही है, अप्रोक्सीमेट आपको सारी मतलब 2, 4, 5 फैसिलिटीज भी जहां आपको मिल रही है कि आपका एकोमोडेशन भी हो जाए, आपका फीस वगैरह भी निकल जाए, वहां पे प्रॉपर्ली कैंपस भी आते हो, तो आपने वो जो कॉलेज है वो सिलेक्ट कर लिया, अभी से आपने डिसीजन अपने लिए लेकर रखा है। ठीक है जी। तो दिस इज हाउ अबाउट कि आप क्या करते हैं, हम कोई भी डिसीजन जब हमें लेना होता है तो फर्स्ट वी आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद में हमें डेटा को कलेक्ट करना होता है, डेटा कलेक्ट करने के बाद में हम उसको कंपेयर करते हैं और एक बेस्ट सॉल्यूशन तक पहुंच जाते हैं, और वही बेस्ट सॉल्यूशन आपका फाइनल डिसीजन होता है। तो आ गई बात अच्छे से समझ में। अब यदि एग्जाम में आया क्वेश्चन तो अटेंड करके आ जाओगे। चलो अब देखते हैं कि इस डिसीजन मेकिंग और एक्सपीरियंस वाली टेक्निक में के डिसीजंस हो सकते हैं। देखो हर एक पर्सन अलग अलग लेवल से गुजरता है। आप पहले छोटे थे, फिर आप थोड़े बड़े हुए, टीनेजर में आए, अब आप एडल्ट होंगे, फिर आप कहीं जॉब भी करोगे, है ना। तो ऐसे अलग अलग लेवल पे अलग अलग टाइप के डिसीजंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहले मैं बात कर लूं प्रोग्राम्ड डिसीजन की, तो बेटा जी प्रोग्राम्ड डिसीजन क्या होता है, वो डिसीजन जो होता है बेसिकली आपने पहले से लिया होता है, आपको पता है, आप पहले से प्लानिंग कर लेते हो उस डिसीजन के लिए, वो प्रोग्राम्ड डिसीजन होता है। जैसे अभी जो मैंने एग्जांपल आपको रिसेंटली दिया कि आपको 11th और 12th के बाद में, सपोज आप अभी 12th क्लास में हो, सपोज फॉर एग्जांपल मान लो, तो अब आपको कौन सा कॉलेज सिलेक्ट करना है, तो आप भाई 10th से ही लग जाते हो तैयारी में कि मेरे 10th में ऐसे मार्क्स आएंगे, या मेरा 10th में इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तो मैं सपोज साइंस में इंटरेस्ट है तो मैं 11th में भी साइंस लूंगा, 12th में भी साइंस लूंगा, और 12th के बाद मुझे गवर्नमेंट कॉलेज सर्च करना है, तो भाई IIT JEE नीट जो भी एग्जाम है आपकी वो आपको क्रैक करना है, और उसके बाद आपको इस बेस्ट कॉलेज में जाना है। तो आपकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट हो चुकी है। तो वो डिसीजन, वो बेसिकली टास्क जो कि आप प्लान कर रहे होते हो और वो पहले से आप प्रोग्राम करके रखते हो, दैट इज नोन एज प्रोग्राम डिसीजन। ठीक है जी। और वही बात करें यदि अनप्रोग्राम डिसीजन की, तो ये छोटे मोटे जो डिसीजंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं बात करूं आपको कल कौन सा ड्रेस पहन के जाना है, ठीक है, तो आपने अभी डिसाइड नहीं किया, एट ए टाइम आपने डिसाइड कर लिया। ठीक है। जैसे आपके घर में सुबह कुछ और डिशेस बनी है, रात में आप चाहते हो कि आपको क्या बनाना है, तो वो आप एट ए टाइम डिसाइड कर लेते हो, जो पहले से प्रोग्राम्ड नहीं होता, जो पहले से प्लान नहीं होता है, वो अनप्रोग्राम्ड डिसीजन होता है। वहीं बात करें स्ट्रेटेजिक डिसीजन की, तो यही जो प्रोग्राम्ड डिसीजन होते हैं वही स्ट्रेटेजिक डिसीजन में आ जाते हैं, जिसके लिए हम पहले से स्ट्रेटेजी बनाकर रखते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस। तो ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस वो डिसीजंस होते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम कर रहे होते हो तो वो एम्प्लॉयज के लिए जो डिसीजंस लिए जाते हैं, है ना, जैसे सैलरी हो गया आपका, पेरोल सिस्टम हो गया आपका, लीव से लेकर जो डिसीजंस होते हैं जो पहले से प्री डिसाइडेड होते हैं कि मंथ में आपको 2 लीव मिलेगी, इतने दिन नहीं आओगे तो आपका सैलरी डिडक्ट हो जाने वाला है, जो डिसीजंस पहले से ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज के फेवर में लेके रखता है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस होते हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन का एक एग्जांपल आपके बारे में बताती हूँ। तो आप अपने रूम को कैसे ऑर्गेनाइज करते हो, आपने डिसीजन ले लिया है कि कबर्ड यहाँ रहेगा और आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो यहाँ पर रहेगा, ये आपने एक प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज वे में अपने रूम को लेकर डिसीजन लिया हुआ है। ठीक है जी। अब कुछ भी इधर उधर होता है तो फिर वो आपका हेडेक नहीं होता, आपको सारी चीजें जगह पर चाहिए, दैट इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशनल, और उसी के लिए आपने डिसीजन लिया हुआ है। सो होपफुली आपको समझ में आ गया है। सो इवन आफ्टर मेकिंग अ डिसीजन वी कैन एडजस्ट इट, गैदरिंग मोर इंफॉर्मेशन एंड इंप्रूविंग द आउटकम। तो आपके डिसीजन के बेसिस पर आप क्या करते हो, एक अच्छी आउटकम, एक अच्छा रिजल्ट लेने की कोशिश करते हो। ठीक है जी। अब इतना तो हमने समझ लिया मैम इंटेलिजेंस के बारे में कि इंटेलिजेंस इतने टाइप की होती है, इंटेलिजेंस के बेसिस पर हम डिसीजन लेते हैं। तो अब यदि हम बात करें पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो डेफिनेशन यदि एग्जाम में आ गई तो क्या लिख कर आओगे, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द स्टडी एंड डेवलपमेंट ऑफ टेक्निक्स एंड एल्गोरिथम्स दैट इनेबल मशीन्स टू मिमिक इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड परफॉर्म टैक्स वंस डन ओनली बाय ह्यूमंस। तो ये बहुत सिंपल वर्ड्स में यहाँ पे लाइन लिखी हुई है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ आज या कल की नई टर्म नहीं है, कुछ 2, 4, 5 साल से ट्रेंडिंग नहीं है,
मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं कि 2-4-5 साल पहले ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आया है मार्केट में। बेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस का ही एक फील्ड है जो अगेन मैं बताऊं आपको तो 90s के समय से चला आ रहा है, ठीक है। इसकी शुरुआत की थी बेसिकली एआई वर्ड जो है वो जॉन मैकार्थी ने 1956 में डॉर्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में बताया था। देखो 1956 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें जॉन मैकार्थी ने बेसिकली इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ एआई कहते हैं। इन्होंने इस पर्टिकुलर डॉर्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में कहा था कि क्यों ना मशीन्स को इंटेलिजेंट बनाया जाए, क्या मशीन भी ह्यूमंस की तरह सोच सकती है, समझ सकती है। तो उन्होंने इस वर्ड को एआई नाम देकर बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की थी। लेकिन आज इस पर्टिकुलर एरा में जिसमें हम जी रहे हैं 20वीं सदी में, आप ये देख सकते हो कि एआई कितना ज्यादा ट्रेंडिंग और कितना ज्यादा पॉपुलर बन चुका है। जो एक कंप्यूटर साइंस का एक छोटा सा पार्ट था वो आज एक अलग से पार्ट बन चुका है, अलग से एक फील्ड बन चुकी है। तो कंप्यूटर साइंस तो अलग हो गया और एआई अलग हो चुका है। समझ में आ रही है मेरी बात? सो सिंस देन एआई हैज एडवांस्ड रैपिडली ड्यू टू इंप्रूवमेंट्स इन कंप्यूटिंग पावर ना, डेटा अवेलेबिलिटी एंड एल्गोरिथम्स हेल्प्स टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स एंड मेक बेटर डिसीजंस। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व करके एक बेटर डिसीजन तक पहुंचने के लिए आप ऐसी मशीन्स बनाना चाहते हो जो ह्यूमंस की तरह मिमिक कर सके, ह्यूमंस की तरह बिहेव कर सके, है ना। तो आप एक तरीके से ह्यूमंस को रिक्रिएट कर रहे हो आर्टिफिशियल फॉर्म्स में। तो रिक्रिएशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन द फॉर्म ऑफ मशीन्स, दिस इज नोन एज एआई। ठीक है जी। चलिए 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी एआई मशीन में, वन इज ऑटोनॉमी एंड वन इज अडैप्टिविटी। आप कैसे पहचानोगे कि कोई मशीन एआई बेस्ड है या एआई बेस्ड नहीं है? अभी मैंने आपके सामने कोई मशीन या कोई टूल रख दिया और आपको ये बताना होगा कि बेटा ये एआई बेस्ड है या नहीं है। तो 2 फीचर होते हैं जो उसमें हम देखते हैं, वन होता है अडैप्टिविटी एंड अदर होता है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब ये होता है कि मशीन जो भी काम कर रही है, मशीन जो डिसीजन ले रही है, जो भी वर्क परफॉर्म कर रही है, वो बेसिकली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन कर दे, दैट इज ऑटोनोमस। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ऑटोमेशन। बिना कोई ड्राइवर के भाई सेल्फ ड्राइविंग कार अपने आप चलती है, अपने आप सारी चीजों को हैंडल करती है। सामने कोई ऑब्स्टिकल आता है तो रुक जाती है, डायरेक्शंस टर्न कर लेती है। तो ये सब ऑटोमेटिकली हो रहा है, मींस दैट विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन इज डूइंग समथिंग, तो हम उसको कहेंगे ऑटोनॉमी। सो मींस विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन यदि कोई चीज हो रही है तो वो ऑटोनॉमी कहलाती है। ठीक है। अब वही बात करें हम अडैप्टिविटी की, तो अडैप्टिविटी का मतलब क्या होता है? इट इज अ सिस्टम्स एबिलिटी टू लर्न एंड इंप्रूव फ्रॉम एक्सपीरियंस। ठीक है। यहाँ पे कोई मशीन एक्सपीरियंस से सीखती है, मींस लाइक म्यूजिक ऐप। अब कोई म्यूजिक ऐप आप जो यूज करते हो, या आप इंस्टाग्राम या फेसबुक यूज करते हो, या आप स्नैपचैट यूज करते हो, वॉट एवर एनी एप्लीकेशन यू आर यूजिंग, तो जो भी आप सर्च करते हो, सपोज आपको म्यूजिक्स में इंटरेस्ट है, आप बॉलीवुड सॉन्ग सुनते हो, तो बेटा जी आपने यदि एक बार किसी भी एक एप्लीकेशन में कोई भी सॉन्ग सुना है ना, तो उससे रिलेटेड रिकमेंडेशंस आपको आने लगते हैं। मतलब कि वो एप्लीकेशन आपके इंटरेस्ट को अडॉप्ट कर रही है, आपके बिहेवियर को अडॉप्ट कर रही है और उसी के बेसिस पर फिर रिकमेंडेशन दे रही है। तो दिस इज हाउ अबाउट एआई। तो मेरी बात समझ में आ गई कि एआई में 2 फीचर्स होते हैं। किसी भी एआई टूल में, एआई मशीन में आपको 2 फीचर देखने को मिलेंगे, वन इज ऑटोनॉमी एंड वन इज adaptivity. So whether a program or machine may be said to possess artificial intelligence ना, we should check the presence of these 2 characteristics. तो कभी भी आपसे कोई कुछ पूछे ना कि यार ये मशीन एआई है या नहीं है, तो आपको ये 2 चीजें उसमें देखना है कि ये ऑटोनोमस है या नहीं और ये अडेप्टिबिलिटी इसमें है या नहीं। ठीक है जी। चलिए, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट डिस्टिंक्शन बिटवीन एआई वर्सेस नॉन एआई इज नॉट रिजिड। अभी आप भी कंफ्यूज हो जाओगे यदि मैं आपसे कहूंगी कि भाई 2 मशीन्स मैंने आपके सामने रखी और बताओ ये एआई है या नहीं है। अगर मैं बात करूं चैट जीपीटी सॉफ्टवेयर की और मैं बात करूं एक स्मार्ट एसी की, तो आपको ये बताना होगा कि ये दोनों टूल्स जो हैं, आजकल तो भाई सारे डिवाइसेस एआई इनेबल्ड आ रहे हैं, आपने सुना ही होगा। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या दोनों एआई इनेबल्ड है? यदि मैं बोलूंगी कि नहीं, इसमें से एक डिवाइस नॉट एआई है और एक डिवाइस एआई बेस्ड है, तो आपको बताना होगा कि कौन सा डिवाइस एआई है, कौन सा नॉट एआई है। और वो कैसे बताओगे? ऑटोनोमस और अडैप्टिविटी पर। समझ में आई बात? तो देखो यहां पर अब हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि सम सिस्टम्स में क्लियरली आइडेंटिफाइड एज एआई और नॉट एआई। इट मे बी पॉसिबल दैट सम अदर सिस्टम्स में possess the characteristics of AI only on certain extent, neither fully AI based और nor AI in nature। तो कुछ ऐसे भी सिस्टम्स होते हैं, कुछ ऐसे भी सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें एआई के फीचर्स होते हैं बट वो फुल एआई नहीं होते, कुछ पार्शियली एआई भी हो सकते हैं। अब आप सोच रहे हो मैम ये क्या होगा, तो उसके एग्जांपल्स भी अभी आप बताऊंगी। देखो एआई की बात करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर्स, वो
मशीन्स, वो मॉडल्स, वो टूल्स दैट हैव द एबिलिटी टू ऑपरेट ऑटोनोमसली एंड अडेप्ट द यूजर बिहेवियर। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि एआई मशीन वही मशीन है जिसमें ऑटोनोमस भी होता है और जिसमें अडेप्टिविटी भी होती है, मतलब वो यूजर के बिहेवियर को अडेप्ट कर लेता है। ठीक है, कि जो भी यूजर उस एआई मॉडल पर, एआई सिस्टम पर काम कर रहा है तो उसका क्या बिहेवियर है, उसको किस तरीके का डेटा चाहिए, वो किस तरीके से आपसे जो है प्रोसेसिंग चाहता है। ठीक है, अब वो एआई हुए। नॉन एआई का यदि हम बात करें तो नॉन एआई सॉफ्टवेयर मशीन परफॉर्म्स अ फिक्स्ड सेट ऑफ फंक्शंस एंड रिक्वायर यूजर इनपुट टू ऑपरेट एंड डू नॉट अडॉप्ट टू यूजर बिहेवियर और प्रेफरेंसेस। नॉन एआई सिर्फ ऑटोमेशन वाले टूल्स होते हैं, इनमें अडैप्टिविटी वाला फीचर नहीं होता है। तो याद रखना, दिस इज द मेजर डिफरेंस। एआई में ऑटोमेशन अडैप्टिविटी दोनों होती है, नॉन एआई में सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेशन वाले फीचर्स होते हैं। ठीक है जी। वहीं बात करें पार्शियली एआई की, तो पार्शियली सॉफ्टवेयर मशीन्स हैव सम लेवल ऑफ ऑटोनॉमी और अडैप्टिविटी बट नॉट द एक्सटेंट ऑफ फुल एआई। पार्शियली एआई वाले वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो सिस्टम्स होते हैं जिनमें एक लेवल ऑफ अडैप्टिविटी हम बोल सकते हैं कि होती है। ठीक है, बट फुल ऑफ एआई नहीं होते हैं। ठीक है, तो टू अंडरस्टैंड व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज, डेफिनेटली नॉट वी शुड कंपेयर इट टू समथिंग वी अंडरस्टैंड बेटर, ह्यूमन इंटेलिजेंस। बट आर दीज टर्म्स कंपेरेबल? क्या आप ह्यूमंस को मशीन से कंपेयर कर पाओगे? यदि मैंने ऐसा कहा कि आप एक मशीन को ह्यूमन से कंपेयर करो तो क्या आप कर पाओगे? Why is artificial intelligence so difficult to define? Let us find out. ये फाइंड आउट करते हैं अब हम। सो लेट अस कंसीडर 2 टास्क। अब यहाँ पे मैं 2 टास्क आपको बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनना, जो ये बताएगी कि क्या काम ह्यूमंस के लिए इजी है और क्या काम मशीन के लिए इजी है, या कुछ ऐसे काम जो ह्यूमंस के लिए टफ है या मशीन के लिए टफ है। तो यहाँ पे ना पहला एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है पिकिंग अप एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास, आपका एग्जाम्पल ले रही हूँ, ह्यूमंस का एग्जाम्पल ले रही हूँ, आपके पास एक पेपर का है ना, एक कार्टून पेपर का बॉक्स है और वही वो बॉक्स उठाना आपके लिए कितना इजी होगा, और वही एक हार्ड वुडन बॉक्स है और वुडन बॉक्स उठाना आपके लिए कितना टफ होगा। तो ये दोनों चीजें ह्यूमंस कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं? देखकर ही समझ जाते हैं, अपने इन्वायरमेंट से सीख रहे होते हैं। आप इजीली आइडेंटिफाई कर जाओगे कि भाई पेपर बॉक्स है तो आराम से ग्रैब कर सकते हो आप उसको, और यदि कोई स्टोन होता है, कोई पत्थर होता है, या कोई वुडन बॉक्स होता है, कोई हैवी वेट मटीरियल होता है, कोई भी चीज होता है, तो उसको उठाना आपके लिए थोड़ा टफ होगा। तो ये हम इजीली समझ पा रहे हैं। लेकिन वही यदि मैं बात करूं मशीन्स की, तो मशीन्स को ये समझना मशीन्स के लिए बहुत ज्यादा टफ होगा। हम तो इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे बिकॉज ह्यूमंस हैव इंटेलिजेंस, है ना, ह्यूमंस हैव इंटेलिजेंस टू डिपिक्ट द ऑब्जेक्ट्स, टू सी द ऑब्जेक्ट्स एंड ऑल्सो डिपिक्ट दैट विच इज हायर हेवी इन वेट एंड विच इज लाइटर इन वेट। बट मशीन्स के लिए ये डिटेक्ट कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि पिकिंग अप ऑब्जेक्ट्स इज वेरी इजी फॉर ह्यूमंस who naturally assess shape, size, texture and weight, है ना, थैंक्स टू लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस। कैसे बताया आपको? क्योंकि आपको चीजें स्टार्टिंग से समझाते आ रहे हैं। अब आपको शुरुआत से सिखाया जा रहा है बेटा, जब आप छोटे से तब से आज तक भी, कि कौन सी चीजें लाइट इन वेट होती है, कौन सी हैवी इन वेट होती है, तो आप चीजें देखकर ही समझ जाते हो, है ना जी। फॉर रॉबोट्स, यदि वही हम एआई मॉडल्स की बात करें तो दिस टास्क इज टफ फॉर रॉबोट्स। रॉबोट्स को आपको ये बताना पड़ेगा, रॉबोट्स को आपको ये सिखाना पड़ेगा, ये समझाना पड़ेगा, है ना। अब ये कैसे समझाओगे? उसमें कुछ इमेजेस, कुछ कंप्यूटर विजन टेक्निक्स के थ्रू बताओगे। तो यहाँ पे आप रॉबोट्स को ये बताओगे कि जो भी मटीरियल आपको पिक करना है, सपोज किसी रॉबोट को कुछ उठाना है, तो उसकी शेप, साइज, क्वालिटी क्या होगी, है ना, ठीक है, उसका राइट ग्रिप करने का तरीका क्या होगा, वो सब आपको रॉबोट को बहुत इनिशियल लेवल से सिखाना पड़ेगा। नाउ फॉर एग्जांपल, ग्रिपिंग अ प्लास्टिक कप वर्सेस अ ग्लास, वन रिक्वायर्स डिफरेंट फोर्स, है ना। तो रोबोट को आपको ये भी बताना पड़ेगा कि यदि एक प्लास्टिक का कप उठाना है और एक ग्लास को उठाना है तो दोनों में ग्रिपिंग फोर्स कितना आपको लगाना है, राइट। समथिंग मशीन्स स्ट्रगल, तो यहाँ मशीन्स क्या करती है? स्ट्रगल करती है। वही यदि हम बात करें ह्यूमंस की, तो यहाँ ह्यूमंस को स्ट्रगल नहीं करना होता है। एक और एग्जाम्पल जहां पे मशीन्स बेस्ट होती है एज कंपेयर टू ह्यूमंस, यदि हम बात करें तो बीटिंग द वर्ल्ड चेस चैंपियन, नाम तो सुना होगा आपने गैरी कैस्परोव का, जिसने डीप ब्लू नाम के जो चेस था, गेम था, उसको बेसिकली क्या करा, एक एआई ने ह्यूमन को हरा दिया, वर्ल्ड बेस्ट चैंपियन को हरा दिया, ठीक है जी। सो बीटिंग अ चेस चैंपियन इज हार्ड फॉर ह्यूमंस। ह्यूमंस के लिए चेस चैंपियन को हराना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। आपके सामने कोई चैंपियन पर्सन को बिठा दिया जाए और उससे बोला जाए कि भाई चलो आप चैंपियन नहीं हो, तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होगा, है ना। तो वही यदि हम बात करें कंप्यूटर्स की, जैसे IBM कंपनी का जो डीप ब्लू बेसिकली जो स्पोर्ट्स है, ठीक है, जो चेस सॉफ्टवेयर है, जिसको गैरी कैस्परोव को हरा दिया था भाई, जिसने 1997 में। तो बेसिकली यहाँ पर एआई जो मशीन है
वो इंटेलिजेंट एज कंपेयर टू, है ना। सो व्हाइल कंप्यूटर्स हैंडल कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस बेटर देन ह्यूमंस, क्योंकि यहाँ पे जो कैलकुलेशंस मशीन में दिए गए ना, कंप्यूटर्स बेसिकली होता ही है फास्ट कैलकुलेशंस के लिए, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को चुटकियों में सॉल्व करने के लिए, है ना। जैसे हार्डली ह्यूमंस नहीं बनाया है, तो बेसिकली इट इज हार्ड फॉर ह्यूमंस एंड इट इज इजी फॉर एआई, ठीक है। तो अब ये दोनों एग्जांपल्स आपके सामने हैं, दोनों एग्जांपल्स के बेसिस पर अब ये आप प्रिडिक्ट कर पा रहे होंगे कि एन इंटेलिजेंट सिस्टम लाइक गूगल मैप की बात कर लें, कैन एफिशिएंटली फाइंड रूट्स। यदि गूगल मैप की बात करें तो इंसानों के कंपैरेटिवली, ह्यूमंस के कंपैरेटिवली गूगल मैप चुटकियों में रूट को फाइंड आउट कर लेता है ना। बट इट्स अनफेयर टू कंपेयर इट विथ ह्यूमन। यदि आप इसको ह्यूमन से कंपेयर करोगे तो ये एक अनफेयर रहेगा। क्यों? हु कैन हैंडल डाइवर्स टास्क लाइक शॉपिंग, कुकिंग एंड मोर। आखिर ह्यूमंस तो ह्यूमंस ही है मैम, ह्यूमंस नहीं तो एआई मॉडल को भी डेवलप किया है ना। बट समटाइम्स मशीन्स वर्क्स फास्टर, अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो यदि हम सेल्फ ड्राइविंग कार की बात करें एआई में, तो यहाँ कंप्यूटर विजन टेक्निक का यूज किया जाता है ना, दैट एनालाइज इमेजेस एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स लाइक कार्स, रोड्स एंड साइंस, ठीक है जी। अब आपको ये पता है कि सेल्फ ड्राइविंग कार की यदि मैं बात करूं तो उसमें सारे साइंस पहले से हमने इनपुट किए हुए हैं, जो भी ट्रैफिक साइंस होते हैं वो इनपुट किए हुए हैं, इमेजेस को इनपुट किया हुआ है, मतलब कितना सारा डेटा सेल्फ ड्राइविंग कार में इनपुट किया होगा, तब जाके आज वो सक्सेसफुल है, तब जाके हम उस पर ट्रस्ट करके काम कर सकते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट सपोज कोई पर्सन, मैंने इस तरीके की टी शर्ट पहन के निकलवा दिया रोड पर जिसमें स्टॉप का साइन बना हुआ है, तो सेल्फ ड्राइविंग कार बेसिकली इस टी शर्ट को देखकर भी क्या कर सकती है, डिसीजन ले सकती है। तो कहीं ना कहीं वही लाइन यहाँ पे लिखी कि इफ पीपल वेयर टी शर्ट विद स्टॉप साइन प्रिंटेड ऑन देम, द सिस्टम माइट मिसइंटरप्रेट द सिचुएशन, understand, so leading the dangerous mistakes. Now trusting AI without considering such type of risk can be hazardous. तो बेटा बिना कोई फाइनल डिसीजन के हम एकदम से एआई मॉडल पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो यदि ह्यूमंस और मशीन्स के बीच में कंपेयर किया जाए तो ऑलवेज ह्यूमंस ही स्मार्ट होते हैं, मशीन्स को सिर्फ हम हमारी हेल्प के लिए बनाते हैं, ठीक है जी, ताकि मशीन हमारा काम इजी कर सके। तो जितने भी बच्चे अभी ये सोचते हैं ना कि मैम आने वाले समय में जो एआई है वो हमारी जॉब्स को रिप्लेस कर देगा, तो यस वो सही है, लेकिन वो जॉब्स तभी रिप्लेस होंगी जो ट्रेडिशनल जॉब्स होगी, वही बंदों की जॉब्स रिप्लेस होंगी जो टेक्निकली स्ट्रांग नहीं है, जो टेक्नोलॉजी से पीछे होते चले जा रहे हैं। लेकिन जो लोग टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ेंगे, जो एआई टेक्निक्स के साथ में बढ़ेंगे ना, उनकी जॉब कभी नहीं जाने वाली, बल्कि उनको और नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलनी है। जैसे पहले एआई एमएल इंजीनियर की जॉब होती थी क्या? नहीं, लेकिन जैसे जैसे एआई ने कदम रखा है दुनिया में और जिस तरीके से एआई ट्रेंडिंग है आजकल, देखो एआई एमएल इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिसिस्ट, कितनी सारी नई नई जॉब्स हैं जो आप कर सकते हो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, understand this thing. So humans learn by interacting with their environment and improve from mistakes, like a child learning to ride a bike. जैसे आप पहले साइकिल चलाना सीखे थे और अब आज के डेट में कितने मेरे सारे इतने स्टूडेंट्स होंगे जो बाइक भी चलाना जानते हैं। तो हम कैसे हमारे एनवायरनमेंट से चीजें सीखते हैं, जो हमारे आसपास हो रहा है ना, ह्यूमंस उसको देख देख के सारी चीजें सीखता है, बिल्कुल वैसे ही मशीन्स को भी आप ट्रेन करते हो। तो बात समझ में आई। अब मशीन को ट्रेन करने का तरीका क्या होता है? जैसे आप एक छोटे से बच्चे को ट्रेन करते हो, आगे जाकर वो बढ़िया एक अच्छी हाई पोस्ट पे काम कर सकता है, उसको नॉलेज मिलता है, वो अलग अलग लेवल पे स्टडी करता है, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही मशीन्स को ट्रेन करने के लिए डेटा देना होता है, ठीक है। तो सिमिलरली एआई सिस्टम्स लर्न्स फ्रॉम डेटा थ्रू द प्रोसेस ऑफ कॉल्ड ट्रेनिंग। मशीन्स को ट्रेन कैसे करते हो? डेटा प्रोवाइड करके। तो जितना अच्छे वे में आप उसको डेटा प्रोवाइड करोगे ना, जितना बेटर जो है ट्रेनिंग डेटा होगा, उतना ही बेटर मशीन का परफॉर्मेंस होगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक एग्जांपल मुझे याद आ रहा है, फॉर एग्जांपल कि मैंने एक ऐसा रोबोट बनाया जिसमें मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए। अभी इनिशियली मैंने सिर्फ उसको 2 ही सेंटेंस उसके प्रोसेसिंग के लिए दिए हुए हैं, ठीक है, और डेटा भी मैंने सिर्फ 2 ही सेंटेंस दिए हुए। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि ऑन द टीवी और टीवी चालू करो, जस्ट आई एम गिविंग दैट एग्जाम्पल ना, जो मैं हमेशा बच्चों को सिखाती हूँ। अब देखो वो रोबोट को जब मैं 2 इंस्ट्रक्शंस दूंगी या कोई भी उसको वही सेम इंस्ट्रक्शंस देगा तो बाकायदा वो टीवी को ऑन करके आ जाएगा। लेकिन इसके अलावा यदि आप उसको कुछ और इंस्ट्रक्शंस दोगे, लाइक ओपन द टीवी या स्विच ऑन द टीवी, राइट, ऐसा कुछ आपने उसको इंस्ट्रक्शंस दिया तो वो उस बेसिस पे काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शंस उसमें थे ही नहीं। तो जब मैं उसको सारी लैंग्वेजेस में इस एक सेंटेंस के बेसिस पर ट्रेन करूंगी, तो आप कुछ भी आप उससे बोलोगे, किसी भी लैंग्वेज में बोलोगे, तो वो टीवी को ऑन करके आएगा,
तो जैसा आप किसी भी रोबोट को, किसी भी मशीन को ट्रेन करते हो, उसमें जितना अच्छा लेवल का डेटा आप उसको प्रोवाइड करते हो, वो उतना बेटर डिसीजन लेने की कोशिश करती है, ठीक है। सो टू मेक मशीन्स इंटेलिजेंट दे नीड सेंसर्स। इसके लिए अलग अलग डिवाइसेस का हम यूज कर सकते हैं, सेंसर्स का यूज कर सकते हो, कंट्रोलर्स का, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो डिसीजंस लेने में और मशीन की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में, करेक्ट डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अभी सेल्फ ड्राइविंग कार की बात करें तो उसमें कितने सारे सेंसर्स, कितने सारे कंप्यूटर विजन कैमरास वगैरह लगे हुए हैं जो कि उसमें उसको हेल्प करते हैं फॉर करेक्ट वे, है ना, एंड फॉर इंप्रूव इट्स परफॉर्मेंस। नाउ डिसीजन ऑफ एआई इंटेलिजेंट वॉशिंग मशीन। अब कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि ये बोलते हैं कि भाई हमने वॉशिंग मशीन जो खरीदा है वो फुल्ली ऑटोमेटेड मशीन है और वो एआई इनेबल्ड ऑटोमेशन मशीन है। देखो, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, जो स्मार्ट डिवाइसेस हैं वो एआई इनेबल्ड नहीं है, उनमें ऑटोमेशन वाले फीचर्स हैं, बट दिस इज नॉट एआई। बात समझ में आई? So an intelligent washing machine uses sensors to detect water, detergent and load sizes and controllers to manage the wash cycle, integrated with smart devices with via IoT। तो ये जो devices है वो IoT based है, that is Internet of Things पर based है, ठीक है। यूजिंग मशीन लर्निंग इट इंप्रूव्स प्रिडिक्शन ऑन वाटर एंड डिटर्जेंट नीड्स ओवर टाइम बाय लर्निंग फ्रॉम पास्ट लोड्स। नाउ दो पार्शियली एआई बेस्ड एंड अडेप्टिव, इट स्टिल नीड्स ह्यूमन हेल्प। देखो, कितनी भी ऑटोमेटिक मशीन आप ले लो, वॉशिंग मशीन ले लो, बट उसमें ह्यूमन हेल्प की जरूरत तो पड़ेगी ना। सो वी कैन से कि ये जो डिवाइसेस है, ये स्मार्ट डिवाइसेस है, दे आर बेस्ड ऑन आईओटी। वो ऑटोमेशन पर काम कर रहे हैं बट दे आर नॉट अडेप्टिव, ठीक है जी। तो जो दोनों होते हैं वो एआई टूल्स होते हैं, जिनमें सिर्फ ऑटोमेशन होता है, वो आईओटी बेस्ड होते हैं। नाउ व्हाट इज आईओटी? ये वर्ड भी आपने सुना होगा, दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, नेटवर्क ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस दैट कम्युनिकेट एंड एक्सचेंज डेटा यूजिंग इंटरनेट। जो इंटरनेट की मदद से क्या कर सकते हो आप, इसमें डेटा को एक्सचेंज कर सकते हो, इंटरनेट की मदद से वो ऑटोमेशन पर काम करते हैं। तो इसमें आपकी जितने भी फिटनेस ट्रैकर्स हैं, स्मार्ट एप्लीकेशंस हैं, वो सारे टूल्स आ जाते हैं जो नॉर्मली सेंसर्स के बेसिस पर डेटा कलेक्ट करते हैं और एक ऑटोमेशन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो एआई एनालाइजेस दिस डेटा टू मेक प्रेडिक्शंस एंड डिसीजंस। तो एआई यहाँ पे प्रेडिक्शन और डिसीजन के लिए इस पर्टिकुलर डिवाइसेस का यूज करते हैं, जिसमें सेल्फ ड्राइविंग कार्स वगैरह भी आती है। हालांकि सेल्फ ड्राइविंग कार तो एआई टूल है, बट इसको आप ऑटोमेशन के हिसाब से देखो तो ये नॉन एआई की कैटेगरी में भी आता है। सो नॉट ऑल स्मार्ट डिवाइसेस यूज ट्रू एआई व्हाइल दे फीचर टेक्नोलॉजीज लाइक इंटरनेट कनेक्टिविटी, सेंसर्स, ऑटोमेशन, इंप्रूव परफॉर्मेंस एंड कन्वीनियंस, ऑफन फॉलो प्रीडिफाइंड रूल्स रादर देन लर्निंग और रीजनिंग। एक और एग्जांपल लिया यहाँ पर एयर कंडीशनर का। आजकल जितने डिवाइसेस है, चाहे आप एसी देख लो, गूगल स्मार्ट टीवी देख लो, स्मार्ट वॉच देख लो, या जो भी आपके डिवाइसेस है जिनको आप इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हो, है ना। तो यदि हम एयर कंडीशनर का, एसी का एग्जांपल लें, वॉइस असिस्टेंट सिस्टम का एग्जांपल लें, जिनको आप कमांड्स देकर कुछ भी काम करवा सकते हो, तो दे आर automation based tools but they don't learn, they don't adapt anything by the behavior of human, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं हम क्या एआई है और क्या एआई नहीं है, और इसी के साथ में सेशन को यहाँ पर खत्म करेंगे, ठीक है जी। तो देखो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, लास्ट ईयर भी पेपर में आया था, व्हाट इज एआई, व्हाट इज नॉट एआई, आइडेंटिफाई, एमसीक्यूज में आता है जनरली, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यदि मैं स्मार्ट रेफ्रिजरेटर्स की बात करूं, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर्स आजकल ये भी मार्केट में अवेलेबल है, तो ये भी इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली सेंसर्स लगे होते हैं, आप जैसे इसके पास में जाओगे तो डोर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, ठीक है जी। और आपको कुछ नहीं करना है, सब चीजें इसमें ऑटोमेटिक हो जाती हैं, ठीक है जी। तो बेसिकली ये क्या हो गए, आईओटी बेस्ड, इंटरनेट बेस्ड जो है डिवाइसेस होते हैं। इसमें टच स्क्रीन्स होते हैं, कैमरास लगे होते हैं, रिमोटली कंट्रोल करने के लिए सेंसर्स होते हैं, प्री प्रोग्राम्ड होता है, इसमें जो प्रोग्राम किया है वो पहले से प्रोग्राम्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एडवांस लर्निंग और डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज नहीं है, सिर्फ इसमें सेंसर्स और ऑटोमेशन इन्वॉल्व है। वहीं बात करें हम स्मार्ट एयर कंडीशनर की, तो स्मार्ट एयर कंडीशनर में भी देखो सेंसर्स लगे होते हैं, है ना, जो कि बेसिकली रिमोट कंट्रोल से या वॉइस कमांड से आप बोलोगे कि ऑन द एसी, तो एसी अपने आप ऑन हो जाएगा क्योंकि आपकी वॉइस कमांड को समझ रहा है वो, अंडरस्टैंड। बट खुद से कुछ और करना, खुद से डिसीजन लेना, वो कैपेबिलिटीज में नहीं होती है। यहाँ पर आपने जो एक बार प्रोग्राम कर दिया इसके प्रोसेसर में, वो वैसे ही हर बार बिहेव करेगा। नाउ स्मार्ट होम ऑटोमेशन सिस्टम। अब स्मार्ट होम ऑटोमेशन सिस्टम, ऑटोमेटिकली डोर ओपन होना, ऑटोमेटिकली आपका एसी, फ्रिज, कूलर, जितने भी टीवी वगैरह जितने डिवाइसेस आपने लगाए हुए हैं वो सब ऑटोमेशन के बेस पर काम कर रहे हैं। तो अगेन आई एम टेलिंग कि ये सारी चीजें पहले से प्री प्रोग्राम्ड होते हैं, ठीक है। और इसमें हम बात कर लें तो दिस enables to user control various aspects like homes, lighting, security, temperature, centralized platforms, voice assistants. These all are based on only automation.
ठीक है, एडेप्टिविटी इज नॉट देयर। अब क्या AI इनेबल्ड है? तो वो एप्लीकेशंस, वो सॉफ्टवेयर जो AI इनेबल्ड है, ठीक है, जो हम हमारे आसपास देख रहे हैं। तो अभी प्रेजेंट एरा जिसको हम कहते हैं गोल्डन पीरियड ऑफ AI tools and wide range of applications in our daily life are based on AI, जिसमें सबसे पहला एग्जांपल है आपका पर्सनल असिस्टेंट। अभी गूगल एलेक्सा सिरी का कौन कौन यूज करता है? सभी यूज करते हैं। तो गूगल एलेक्सा सिरी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ AI, क्योंकि आप जो बोलते हो ना, आप जैसा डेटा देते हो ना, वो उसके बेसिस पर प्रिडिक्शंस करता है, उसके बेसिस पर सीखने की कोशिश करता है और आपको आउटपुट जनरेट करके देता है। ठीक है जी। तो गूगल एलेक्सा सिरी इज AI बेस्ड वर्चुअल असिस्टेंट्स दैट कैन परफॉर्म अ वाइड रेंज ऑफ टास्क इंक्लूडिंग आंसरिंग क्वेश्चंस। आप जो क्वेश्चन पूछोगे उसका आंसर कर देगा। आप बोलोगे रिमाइंडर सेट करने को, तो आपको रिमाइंडर सेट करके देगा, मैसेज सेंड कर देगा, आपके कॉल्स को अटेंड कर लेगा, ठीक है, स्मार्ट होम डिवाइसेस को कंट्रोल कर लेगा। दिस ऑल आर द एप्लीकेशंस ऑफ दिस ना। सो ये एडाप्टिव भी है, साथ में ऑटोमेशन टूल भी है। ठीक है, वही बात करें AI बेस्ड इमेज रिकॉग्निशन की, तो AI बेस्ड इमेज रिकॉग्निशन जो सिस्टम्स होते हैं, जैसे आपका मोबाइल फोन आपके फेशियल एक्सप्रेशन से खुल जाता है, आपका फेस आप दिखाते हो तो फेस लॉक लगा सकते हो, वॉइस लॉक लगा सकते हो, है ना। सो इट इज यूज्ड इन फेशियल रिकॉग्निशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड बारकोड स्कैनिंग। इट हेल्प्स आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स, कैटेगराइज इमेजेस, डिटेक्ट एरर्स लाइक गूगल फोटोज, फेसबुक ऑटोमेशन टैगिंग एंड एप्पल्स फेस ID। ओके जी। नाउ नेक्स्ट इज चैटबॉट्स। अब चैट GPT को बहुत अच्छे से सभी जानते हैं, आजकल तो व्हाट्सएप पर मेटा AI आ चुका है। जितने भी इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर है सभी में आप देखो मैसेंजर के साथ में आपका जो चैटबॉट्स है वो इनेबल्ड मिल जाते हैं। ठीक है जी। सो चैटबॉट्स और AI पावर्ड एप्लीकेशंस दैट कैन सिमुलेट कन्वर्सेशंस विद ह्यूमन यूजर्स। जैसे आप बिहेव करते हो, जैसे आप बात करते हो किसी से भी, चैटबॉट्स बिल्कुल सिमिलर वे में आपसे बात करते हैं। क्यों? हर किसी से अलग अलग लेवल पे, जैसे ह्यूमंस का बिहेवियर होता है, जैसे वो क्वेश्चंस करते हैं वैसे ही आपको आंसर करते हैं। बिकॉज वो क्या करते हैं, जो भी डेटा उनमें फीड किया गया है, जो ह्यूमंस उनसे जिस तरीके से बात कर रहे हैं, वो उस एनवायरनमेंट से डेटा को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो अडेप्टिव इन नेचर है और ऑटोमेशन पर भी बेस्ड है, राइट। तो वही हम यहाँ पे बोलेंगे दे कैन बी यूज फॉर कस्टमर सर्विसेज, कस्टमर्स के आंसर करने के लिए, सेल्स और सपोर्ट फंक्शंस में, और रिकमेंडेशन असिस्टेंट्स में भी इसका यूज कर सकते हो। तो गूगल बार्ड, चैट GPT, माइक्रोसॉफ्ट AI पावर्ड बिंग, दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ AI, कंप्लीटली AI टूल्स। रिकमेंडेशन सिस्टम्स, आप इंस्टाग्राम्स पे रील्स देखते हो, सपोज आपने कोई मूवी की रील्स देख ली है, कोई फेवरेट मूवी है उसकी रील्स देख ली, तो भाई उसी मूवी के बहुत सारे क्लिप्स आपको बार बार आएंगे। कुकिंग में इंटरेस्ट है तो कुकिंग की रील्स आपने देख ली तो आपको उसी के रिकमेंडेशंस आएंगे। जब इंस्टाग्राम खोलोगे रील्स पे आओगे तो आपको कुकिंग की रील्स मिल जानी है। सो दिस इज हाउ अबाउट रिकमेंडेशंस। ठीक है जी। मींस आप यदि व्हाट्सएप पे भी हेलो लिखते हो तो हाउ आर यू अपने आप आगे आपको दिखने लग जाता है। ठीक है, तो ये NLP रिकमेंडेशन सिस्टम्स के ही एग्जांपल्स होते हैं। सो AI पावर्ड एप्लीकेशंस दैट कैन एनालाइज यूजर प्रेफरेंसेस एंड बिहेवियर टू सजेस्ट रिलेवेंट प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और कंटेंट। दे कैन बी यूज्ड इन ई-कॉमर्स, एंटरटेनमेंट, मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, जिसमें आपका नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजॉन, जितने भी सोशल मीडिया एप्स हैं वो सब यहां पर आ जाते हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट इज ऑटोनोमस व्हीकल्स। तो ऑटोनोमस व्हीकल्स में वही बात करें सेल्फ ड्राइविंग कार्स की, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल जो कि AI टूल है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो कि AI टेक्नोलॉजीज पर बेस्ड है, मतलब इसमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज हो रहा है, कंप्यूटर विजन का यूज हो रहा है, और इस मशीन को सिखाया जा रहा है और एल्गोरिदम्स के थ्रू। इस मशीन में बहुत सारे सेंसर्स, कैमरास लगे हुए हैं जो कि क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर विजन टेक्निक के थ्रू ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करते हैं और क्या डिसीजन लेना है फिर मशीन को, वो यहाँ पे बताया जाता है कि ऑब्स्टिकल्स को कैसे अवॉइड किया जाए, एट द टाइम डिसीजन कैसे लिया जाए, है ना। कुछ ऑटो पायलट्स का यूज किया गया है यहाँ पर ऑटोनोमस व्हीकल्स में। ठीक है, चलिए, तो इतना समझ में आया। एंड सिक्स्थ इज रोबोटिक्स। रोबोटिक्स भी अपने आप में फुल्ली AI बेस्ड जो है फील्ड है। अब ये AI की फील्ड है क्योंकि यहाँ पर हमें किसी भी इनमें से किसी भी AI टूल की मैं बात करूं बेटा जी, तो उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि यहाँ पे हम मशीन को ट्रेन कैसे कर रहे हैं। भाई डेटा तो आप इनपुट कर सकते हो, लेकिन वही प्रोसेसिंग के लिए डेटा को जब आप इनपुट कर रहे होते हो, लॉजिक सप्लाई करने होते हैं, तो उसके लिए हमें प्रोग्रामिंग की, कोडिंग की जरूरत पड़ती है। तो रोबोटिक्स में भी जब आप कोई ऐसा रोबोट बनाते हो, कोई ह्यूमनॉइड बनाते हो, या फिर कोई सिंपल लेवल रोबोट बनाते हो, या फिर आप कोई मैकेनिकल रोबोट बनाते हो, रोबोट भी बहुत सारे होते हैं, है ना। कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसने अपने सर्विस रोबोट बनाया हुआ है। तो डिफरेंट टाइप के रोबोट्स होते हैं
जो कुछ हेल्थ केयर्स में यूज होते हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग में यूज किए जाते हैं, है ना। कुछ ऐसे रोबोट्स होते हैं जो कि रिपीटेटिव टास्क को परफॉर्म करते हैं, पैकेजिंग करना है, इंस्पेक्शन करना है, कुछ असेंबल करना है, फिजिकल टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं। कुछ वेयर हाउस में आप देखते हो, है ना, कुछ फुल्ली फंक्शनली ऑटोमेशन पर बेस्ड रोबोट्स होते हैं। तो दे आर फुल्ली एआई टूल्स जिनको प्रोग्राम किया जाता है प्रॉपरली, जो अपने एनवायरमेंट से सीखते हैं और अडेप्ट करते हैं, ठीक है। एक बार उनको सिखाया जाता है, उसके बाद वो ऑटोमेशन पर बेस्ड काम कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज ह्यूमनॉइड्स। ह्यूमनॉइड्स में सबसे बेस्ट एग्जांपल है सोफिया का, ठीक है। सोफिया को तो सभी जानते हैं अच्छे से, ये वो बेस्ट एग्जांपल है जो बेसिकली ह्यूमंस की तरह, एग्जैक्ट ह्यूमंस की तरह दिखते हैं। उसको में बिल्कुल ह्यूमंस की तरह ही सारी चीजें आप देख सकते हो, इक्विप्ड विद सेंसर्स एंड मोटर्स, दे परफॉर्म टास्क एंड इंटरैक्ट लाइक ह्यूमंस, ओके। लाइक एग्जांपल ऑफ सोफिया ह्यूमनॉइड रोबोट नोन फॉर हर इंटरव्यू, मतलब उसने एक इंटरव्यू दिया हुआ था, जिस इंटरव्यू में उसने कहा था कि मैं इस दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दूंगी। तो बेटा जी ये जो उसने बात कही थी, ये कैसे कही, हाउ इट इज पॉसिबल? किसी ने ऐसा डेटा फीड तो नहीं किया था भाई, किसी ने पर्टिकुलरली उस रोबोट से इन सारी चीजों पर डिस्कशन किया होगा, वो डेटा उस तक पहुंचा होगा, है ना। डिस्ट्रॉय वर्ल्ड इंडिया, लाइक इस तरीके से किसी ने कुछ क्वेश्चंस उससे किए होंगे। तो सोफिया के अंदर जो एल्गोरिदम्स थी, उन्होंने सारे डेटा को मर्ज किया, और जब ये क्वेश्चन उससे पूछा गया तो उसने उसका आंसर इन सारे डेटा को मर्ज करके जनरेट किया। तो ये मशीन खुद से डिसीजन लेने की कोशिश कर रही है, ठीक है। आपके आसपास जो चीजें चल रही है, जो आप उसमें इनपुट दे रहे हैं, उस पर्टिकुलर नेचर को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रही है। दिस इज नोन एज एआई। तो होपफुली आपको आज का सेशन अच्छे से समझ में आ गया है। ये हमने इस यूनिट का पार्ट 1 कंप्लीट किया है। नेक्स्ट पार्ट में मैं इस यूनिट को पूरा खत्म करवा देने वाली हूं। तो नेक्स्ट वीडियो यदि देखना चाहते हो तो चैनल पे बने रहना। सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा जी सब्सक्राइब कर लो। 10th बोर्ड में यदि फुल मार्क्स लेकर आना चाहते हो तो बेटा जी बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए हो, क्योंकि इतिहास गवाह है। लास्ट ईयर अपने सीनियर से पूछ लेना, एआई सब्जेक्ट में 100 में से 100 मार्क्स वो लोग लेकर आए हैं, और इट इज वेरी इजी। बस इजी कैसे बनेगा उसके लिए मेरे साथ में रहना है ना, क्योंकि मैं हूं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नोट्स की प्रॉब्लम हो रही है तो नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, जल्दी से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। तो मिलेंगे अगले सेशन में।